नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार। देसी पढ़ाई में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947 पार्ट 7। आज की इस वीडियो में हम द मार्च टू दांडी से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मार्च टू दांडी। दांडी मार्च के बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें बापूजी अपने बाकी साथियों के साथ मिलकर सैल्ट लॉ को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ते हैं? सी वाटर को बॉईल करके और उससे सैल्ट मैन्युफैक्चर करके इस लॉ को तोड़ देते हैं। बापू का कहना था कि पूर्ण स्वराज अपने आप नहीं आ सकता, उसे हमें लड़कर लेना होगा, तो इसीलिए उन्होंने नमक वाले कानून को तोड़ा था। आइए दांडी मार्च के बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं। बापूजी ने यह आर्ग्यूड किया कि नमक बहुत ही एसेंशियल आइटम है हमारे खाने का, चाहे वो गरीब हो या अमीर, नमक अपने खाने में सब यूज़ करते हैं, तो इसमें टैक्स लगाने का ब्रिटिशर्स को कोई हक नहीं बनता। वे साबरमती में अपने आश्रम से 240 माइल तक अपने फॉलोअर्स के साथ चलकर दांडी तक जाते हैं और वहाँ जाकर गवर्नमेंट के सैल्ट लॉ को तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं? समुंदर के पानी को बॉयल करके सैल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। इस मूवमेंट में बापूजी का साथ किसान, आदिवासी और बहुत सारी औरतें भी देती है। गवर्नमेंट ने इस सैल्ट इशू को क्रश करने के लिए बहुत सारे सख्त कदम उठाए थे। हज़ारों में लोगों को जेल में भी डाल दिया गया था। ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रगल्स करने के बाद गवर्नमेंट ने 1935 में एक एक्ट पास किया जिसमें इंडियंस को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ग्रांट कर दिया गया था और 1937 में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस करवाया गया था। प्रोविंशनल ऑटोनॉमी का मतलब हुआ कि इंडिया में जितने भी प्रोविंसेस थे अब वहाँ इलेक्शंस फेडरल फॉर्म में हो गए और वहाँ जो भी गवर्नमेंट फॉर्म्ड होगा वे अपना इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेंगे। सीधा वे में अगर बोला जाए तो ब्रिटिशर्स लोगों ने अपना पावर प्रिंसली स्टेट्स से रिमूव कर लिया था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में इलेक्शंस हुए जिसमें कांग्रेस 11 में से 7 प्रोविंसेस में इलेक्शंस जीत गए। 2 साल तक प्रोविंसेस में कांग्रेस का रूल रहने के बाद तक सितंबर 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया। कांग्रेस लीडर्स ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के लिए एग्री थे, पर इन रिटर्न वार ख़त्म होने के बाद उन्हें इंडिया में कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था। ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस के इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया। ब्रिटिशर्स के रिफ्यूज़ल के बाद कांग्रेस ने फिर पूरे देश भर में आंदोलन स्टार्ट कर दिया। देश की आज़ादी का लड़ाई अब मेन स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया एंड लेटर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिडिल में बापूजी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा लगा दिया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, पर उन्होंने नॉन वायलेंटली लड़ने के लिए बोला था। इस नारे को लगाने के बाद बापूजी और बाकी सारे लीडर्स को मामा लोग ने अंदर कर दिया, मतलब कि पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। किसान और देश के नौजवान इस नारे से बहुत उत्साहित हुए। कुछ एरियाज़ में तो लोगों ने अपना ही गवर्नमेंट बना लिया था। बहुत बड़ा रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिशर्स ने इस रिबेल को सप्रेस करने के लिए 1943 में 90,000 से भी ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर दिया था और उन्होंने लगभग 1000 लोगों को फायरिंग करके उड़ा दिया था। बहुत सारे एरियाज़ में तो एयरप्लेन से भीड़ के ऊपर बमबारी और गोलीबारी भी किया गया था, पर यह सब करके ब्रिटिशर्स को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एट लास्ट उन्हें अपने घुटनों पर आना ही पड़ा था। टूवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। 1940 के आते आते तक मुस्लिम लीग ने इंडिपेंडेंट स्टेट्स का डिमांड मुस्लिम्स के लिए कर दिया था। कहाँ किया था? नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरियाज ऑफ द कंट्रीज़, जहाँ मुस्लिम्स का डेंसिटी ज़्यादा था। उन्होंने ऐसा डिमांड्स इसलिए किया क्योंकि उन्हें डर था कि वे हिंदूज़ के डोमिनेंस में क्रस्ट हो जाएंगे। मोर ओवर 1937 में जो प्रोविंशनल इलेक्शंस हुए थे तो उसमें कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस जीत लिए थे। यह रिज़ल्ट को देखने के बाद से उन्हें मन में डर आ गया कि वे हमारे देश में माइनॉरिटी है और कहीं वे सप्रेस ना हो जाए। यूनाइटेड प्रोविंसेस प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश, वहाँ पर मुस्लिम लीग ने जॉइंट गवर्नमेंट बनाने की बात उठाई थी क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स और हिंदूज़ के कॉम्पोजिशन में 19-20 का फ़र्क था। पर कांग्रेस ने इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया और गुस्से में मुस्लिम लीग को 2-4 सुनाया भी था। कांग्रेस ने 1930s में मुस्लिम लीग के इस डिमांड को थोड़ा तेल नमक चीनी लगाने का कोशिश किया था, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1940s में जब कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स को जेल भेज दिया गया था तब इस मुस्लिम लीग ने अपना सोशल सपोर्ट को बढ़ाया था। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होती है, तब इस डिवीज़न वाले इशू पे बात होती है। किसके बीच? कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिशर्स के बीच।
बस फिर डिवीज़न डिक्लेयर हो जाता है। कांग्रेस तब पर भी इस डिवीज़न को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं, पर देश के बहुत सारे मुस्लिम्स इस डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण मजबूरन कांग्रेस को ये एक्सेप्ट करना पड़ता है। प्रोविंसेस में 1946 में फिर इलेक्शंस करवाए जाते हैं, जिसमें जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब जहां कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए सीट्स रिजर्व नहीं थे, वहाँ कांग्रेस का बहुत अच्छा रिजल्ट्स आता है। पर रिज़र्व सीट्स में मुस्लिम लीग को मुस्लिम्स का सपोर्ट मिल जाता है। फिर आ जाती है डिमांड पाकिस्तान की। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट के तरफ से एक 3 मेंबर मिशन दिल्ली में भेजा जाता है इस डिवीज़न वाले डिमांड को एग्जामिन करने और कुछ सूटेबल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एक फ्री इंडिया को सजेस्ट करने के लिए। इसमें वे यह सजेस्ट करते हैं कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, जहां कुछ लूज कॉन्फेडरेशन होना चाहिए मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में। पर इस डिसीजन को दोनों कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। इस कैबिनेट मिशन के फेलियर के बाद से 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया, जिसके बाद कलकत्ता में दंगा फसाद हो गया और यह बहुत दिनों तक लगा रहा, जिसमें हज़ारों लोगों की मौत हो गई थी। मार्च 1947 तक नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में वायलेंस फैल गया। हज़ारों में लोगों की मौत हुई और औरतों को भी बहुत अत्याचार सहना पड़ा था इस पार्टीशन के दौरान। मिलियंस ऑफ पीपल्स बेघर हो गए थे और उन्हें रेफ्यूजीज़ में रखा गया था। पार्टीशन के बाद इंडिया चेंज हो गया, इंडिया के शहर चेंज हो गए और एक न्यू कंट्री पाकिस्तान को इंडिया ने पैदा किया। तो भाइयों, आज जो हम अपने देश में आराम से मस्त होकर रह रहे हैं, इसे पाने के लिए हमारे दादा परदादा ने बहुत सारे अत्याचार सहे हैं और हमें यह खुशनसीब वाली ज़िंदगी दी है। इसलिए हमें उनके कुर्बानी को रिस्पेक्ट देकर हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होती है। आप लोगों से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से दिमाग में डाल लें, क्योंकि यह सेम चैप्टर आपको फिर से और डिटेल्स में क्लास 10 में पढ़ाया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।